हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो 2022 की है इसको डिटेल में देखने वाले हैं। इसे हिंदी में खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है और इसके पहले इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन अगर इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के करंट से जुड़े और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के भी वीडियोस देखने को मिल जाते हैं, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस यानी कि खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 की अभी रिसेंटली जारी की गई है। और ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि ये हर साल जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करें, ये जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जिसे शॉर्ट में GNAFC भी कहते हैं, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो रिपोर्ट है वो GNAFC का एक प्रकाशन है, यानी कि उसका एक पब्लिकेशन है जो हर साल इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क यानी कि फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में FSIN भी कहते हैं, इसके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। यानी कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जारी करती हैं, जो कि हर साल जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की तुलना में अगर हम लोग 2021 को देखें तो वर्ल्ड लेवल पर यानी कि वैश्विक स्तर पर लगभग 40 मिलियन से अधिक लोगों ने संकट या फिर बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है। यानी कि 2020 में जितने लोग खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे थे, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, यानी कि 2020 में जितने लोग थे उसके अलावा 2021 में 40 मिलियन लोग और ऐसे हो गए हैं जो खाद्य असुरक्षा का अनुभव उन्होंने 2021 में, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर में 40 मिलियन लोगों ने खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इथोपिया, दक्षिण मेडागास्कर, इसके अलावा दक्षिणी सूडान, इसके अलावा यमन, ये 4-5 कंट्री ऐसी हैं जिनमें लगभग 5 लाख से भी अधिक लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी से पीड़ित हैं। ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इन्हें आप लोग मैप पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये इथोपिया है, यहाँ पर दक्षिणी सूडान है, यहाँ पर आप लोग मेडागास्कर देख रहे हैं और ये ऊपर यमन देख रहे हैं। तो ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 53 देशों या फिर ऐसे एरिया 53 ऐसे एरिया हैं जहां पर 193 मिलियन से अधिक लोगों ने ये जो ईयर है 2021, इसमें बदतर स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है। यानी कि अगर हम लोग 53 एरियाज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर 193 मिलियन से अधिक लोगों ने सिर्फ एक ईयर में यानी कि सिर्फ 2021 में ही फूड इनसिक्योरिटी यानी कि जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है, जो भूखमरी से पीड़ित हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बहुत बुरे तरीके से खाद्य असुरक्षा का सामना सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर में ही किया है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताई गई हैं। इसके अलावा अगर आप लोग डाटा भी देखना चाहते हैं तो इस इंडेक्स में आप लोग डाटा देख सकते हैं जो 2016 से 2021 तक का फूड क्राइसिस या फिर हंगर क्राइसिस जो है उसका डेटा दिखाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2016 में लगभग
100 के आसपास आप लोग देख सकते हैं, 100 मिलियन के आसपास जो लोग थे वो फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे थे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये फूड इनसिक्योरिटी हर ईयर बढ़ती ही जा रही है। 2021 में फिर थोड़ा और ज़्यादा हो गई थी, हालांकि 2018 में थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं कि 2019, 20 और 21 में तो अब लगभग 200 मिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, यानी कि 193 मिलियन जो लोग हैं वो इस साल यानी कि 2021 की ये जो रिपोर्ट बता रही है, यानी कि ये रिपोर्ट 2022 की है लेकिन ये 2021 के बारे में बता रही है। तो लगभग 193 मिलियन लोग जो हैं वो अब 2021 में भुखमरी या फिर हम लोग कह सकते हैं खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक एनालिसिस भी कर सकते हैं 2016 से 2021 के कंपैरिजन में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं फूड इनसिक्योरिटी के कारण क्या क्या हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिनसे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। तो सबसे पहला तो रीज़न है कन्फ्लिक्ट, यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में संघर्ष या फिर युद्ध की स्थिति भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में भी देखा होगा, अभी रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो कितने टाइम से चल रहा है। तो इससे भी देश को बहुत, सिर्फ रशिया यूक्रेन को नहीं पूरे विश्व को ही बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ओनली रसिया और यूक्रेन से लगभग 25% जो गेहूं हैं वो दूसरे देशों को निर्यात किए जाते थे, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कन्फ्लिक्ट की वजह से जो गेहूं है उसकी सप्लाई बंद हो चुकी है। तो इससे देश को या फिर हम लोग कह सकते हैं पूरे विश्व को ही फूड इनसिक्योरिटी का थोड़ा बहुत उससे असर पड़ा है। उससे भी बहुत से लोग फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। तो इसी तरीके के इसमें भी बताया गया है कि कन्फ्लिक्ट की वजह से अगर हम लोग 24 देशों या फिर 24 एरियाज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर 139 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया है। यानी कि किन्हीं दो पर्टिकुलर देशों के बीच का कन्फ्लिक्ट इतने सारे लोगों को खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कन्फ्लिक्ट की वजह से 2020 में 23 देशों या फिर एरियाज़ में 99 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा की स्थिति में रहने के लिए मजबूर हुए थे। इसके अलावा दूसरा रीज़न जो है वो है वेदर या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सब सहारन जो रीजन है जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, इसके अलावा और भी बहुत तरीके की वहाँ सूखे की प्रॉब्लम है और भी कई तरीके की प्रॉब्लम है जिससे वहाँ के लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। तो वेदर या फिर क्लाइमेट की वजह से भी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसने यानी कि जो वेदर या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन है उसने 8 देशों या फिर क्षेत्रों में 23 मिलियन से अधिक लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया था। अगर हम लोग 2020 में बात करें तो 15 देशों या क्षेत्रों में ये जो संख्या है यानी कि खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना करने वाले जो लोगों की संख्या थी वो 15.7 मिलियन से भी अधिक देखने को मिली थी। तो यहाँ पर 2020 से भी कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न है वो है आर्थिक संकट यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं 2 साल से कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से कितने ज़्यादा या फिर हम कह सकते हैं हर कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। हर कंट्री की इकोनॉमी जो है वो पूरे तरीके से बंद हो चुकी थी। तो इसकी वजह से भी बहुत से लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 2021 में 21 देशों या फिर क्षेत्रों के 30 मिलियन से अधिक लोग ये जो खाद्य असुरक्षा है उससे ग्रसित हुए थे। इसके अलावा 2020 का भी इसमें बताया गया है कि 17 देशों या फिर क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा था। तो इसमें दोनों जो ईयर हैं उनका दिखाया गया है। 2021 में
30 मिलियन से अधिक लोग ऐसे थे, और 2020 में अगर हम लोग बात करें तो 40 मिलियन से अधिक लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, फूड इनसिक्योरिटी जो है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोगों ने बात कर ली फूड इनसिक्योरिटी के बारे में, लेकिन अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो वो क्या होती है, या फिर लोग कैसे फूड सिक्योरिटी को महसूस कर सकते हैं, तो उसमें 4 चीज़ों को हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पहला तो होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता, मतलब लोगों को खाना उपलब्ध होना चाहिए, आयात निर्यात अच्छे तरीके से होना चाहिए, यानी कि चाहे कोई सा भी एरिया हो, किसी भी तरीके का एरिया हो, वहाँ पर आवागमन की सुविधा होनी चाहिए जिससे कि लोगों को खाना उपलब्ध हो सके। तो ये भी एक चीज़ है जो देखी जाती है। दूसरी है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए, या फिर गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, या फिर वहाँ का जो अवसंरचना या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए जिससे कि लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके। एक्सेसिबल का मतलब होता है कि खाने को पहुंचाना, मतलब पहुंच होना वहां तक, तो उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरा है कि लोगों की वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए, यानी कि ऐसा अगर जैसे कि उपलब्धता है, मान लो किसी भी एरिया में खाना गवर्नमेंट ने तो पहुँचा दिया है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो ध्यान रखी जाती है फूड सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा तीसरी जो बात है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि जो अब मान लो कि किसी ने फूड ख़रीद तो लिया है लेकिन उसके पास स्टोरेज ही नहीं है फूड को रखने के लिए, यानी कि वो सिर्फ एक ही दिन का खाना, मतलब जिस टाइम खाना है उसी टाइम ले सकता है, उसके अलावा उसके पास स्टोरेज ही नहीं है, उसके पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर वो अपने फूड को स्टोर करके रख सके जैसे कि वो बाद में भी उसका यूज़ कर सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फूड सिक्योरिटी की नज़र से ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है यूटिलाइजेशन, यानी कि अब लोगों को फूड पहुंच तो रहा है लेकिन उनके पास उपलब्ध भी है, लेकिन वो लोग उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फूड पहुंच ही नहीं रहा है, उनको फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने इतना ज़्यादा लेके रख लिया है कि अब वो रखा रखा ख़राब हो रहा है। तो वो भी एक ध्यान में रखने वाली बात होती है जो फूड इनसिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी की नज़र से ध्यान में रखने वाले पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर ये चारों पॉइंट जो हैं वो क्लियर होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। इन्हें हिंदी में सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं। तो जब भी हम लोग फूड सिक्योरिटी या फिर फूड से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल सेकंड जो है, जो जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को ख़त्म करने के बारे में बात करता है, तो ये फूड सिक्योरिटी या फिर फूड इनसिक्योरिटी हम लोग कह सकते हैं उससे रिलेटेड माना जाता है, क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है भुखमरी की कंडीशन होना, लोगों को खाना नहीं पहुंचना। तो ये वाला जो गोल है वो भुखमरी को समाप्त करने के बारे में बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो कुल 17 गोल हैं जो 2015 में बनाए गए थे, और ये जो गोल हैं वो 2030 तक के लिए बनाए गए हैं। इनके पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे जो 2015 तक देखने को मिलते थे। फिर 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं जिनमें कुल 17 गोल रखे गए हैं। तो इसका गोल जो दूसरा है जो भुखमरी के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये तो हम लोगों ने देख लिया ज़ीरो हंगर क्या है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल सेकंड है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें भुखमरी से रिलेटेड और क्या क्या बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि सभी को सुरक्षित और न्यूट्रिशन वाला खाना पहुँचाया जाना चाहिए। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन के जितने भी रूप हैं उन सबको ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये कहता है कि जो स्मॉल होल्डर हैं उनकी इनकम को दुगना किया जाना
जाना चाहिए। इसके अलावा एग्रो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत तरीके की ये जो है इसके अंदर बातें बताई गई हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये कहता है कि ग्रामीण जो एरिया है वहाँ पर अवसंरचना का विकास करने में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा फूड या फिर जो फूड एग्रीकल्चर ट्रेड है उसको भी प्रिवेंट या फिर सुरक्षित करना चाहिए। यानी कि एग्रीकल्चर ट्रेड के जो बदलते रूप हैं उनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो इस गोल के अंदर और भी जो छोटे छोटे गोल हैं उनमें बताई गई है। तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो रिपोर्ट है यानी कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, वो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी की जाती है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, तो ये 2016 में बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा बनाया गया था। यानी कि 2016 में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये क्या क्या काम करता है, तो ये खाद्य संकट को रोकने यानी कि फूड क्राइसिस जो है उनको कम करने, इसके लिए तैयारी करने, इसके अलावा इसकी प्रतिक्रिया देने और भूख को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल सेकंड है उसको समर्थन करने हेतु एक साथ काम करने वाले मानवीय और विकास कार्यकर्ताओं का एक गठबंधन है। यानी कि एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती हैं भूखमरी को समाप्त करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क यानी कि इसे शॉर्ट में FSIN यानी कि फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी कहते हैं, वो भी इसके साथ मिलकर ये जो रिपोर्ट है वो जारी करने में इसकी सहायता करता है। तो अब हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो ये खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा सह प्रायोजित एक वैश्विक यानी कि वर्ल्ड लेवल पर एक पहल है जो विश्लेषण और निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय और सटीक डेटा तैयार करता है तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा सूचना प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें भारत और खाद्य असुरक्षा की स्थिति, यानी कि भारत में फूड इनसिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो किस तरीके की है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, जो 2021 की रिपोर्ट है। उसके अनुसार भारत जो विश्व में खाद्यान्न के सबसे बड़े भंडार वाला एक देश है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो विश्व की खाद्य असुरक्षित आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा मौजूद है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करने वाले लोग हैं उनके लगभग 1/4 यानी कि 1/4 लोग इंडिया में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 237 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे और वर्ष 2019 की तुलना में इनकी संख्या लगभग 32 करोड़ ज़्यादा थी। यानी कि इसमें बताया है 2020 के बारे में कि 2020 में इतने करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे जो 2019 के कंपैरिजन में 32 करोड़ अधिक थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया, जहां पर हमारा इंडिया भी पड़ जाता है, उसमें खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले 36% लोग ऐसे वहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ दक्षिण एशिया यानी कि जो साउथ एशिया वाला एरिया है जहाँ पर इंडिया भी पड़ जाता है, वहाँ पर 36% से अधिक लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। यानी कि टोटल फूड इनसिक्योरिटी का सामना करने वाले लोगों का 36% साउथ एशिया में रहता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति के बारे में देख सकते हैं।
तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति को दूर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना है, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके अलावा ये इंद्रधनुष मिशन योजना है। ये यहाँ पर गलत लिख गया है, ये इंद्रधनुष मिशन योजना जो 3.0 यानी कि इंद्रधनुष मिशन की जो तीसरा वर्जन है, ये कुछ योजनाएं हैं जो भारत की सरकार ने खाद्य असुरक्षा या फिर भूखमरी को दूर करने के लिए चलाई थी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।